नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम में शुमार तमाम लोगों के नाक कान मुंह सब सूख गए, क्योंकि वो तो 450 सीटों पर साझा उम्मीदवार उतार रहे थे। लेकिन मामला तो अब ऐसा हो चला है कि कांग्रेस को 50 सीट आ जाए, यही अब मुहाल हो गया है। इसलिए तमाम लोग सदमे में हैं, और खासतौर से योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, रघुराम राजन और वो पूरा कबाल, ये इन लोगों का दम ज्यादा फूल रहा है। हालांकि योगेंद्र यादव तो अभी भी तमाम मंचों पर ये बता रहे हैं कि नहीं, हम बड़ी कंफर्टेबल स्थिति में हैं। लेकिन हालात ये हैं कि जिनको 100 सीट की आशा थी और वो मानकर चल रहे थे कि 300 सीटों पर हम लड़ी रहे, यानी कांग्रेस के लोग, उनको अब लग रहा है कि साहब ये जो दहाई का आंकड़ा था, मतलब 3 डिजिट तो छोड़िए, कहीं ऐसा ना हो कि दहाई का आंकड़ा भी बमुश्किल हो जाए। अब ये कहा क्यों जा रहा है, उसी पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, पहला सदमा तो इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो सदन में भाषण रहा उससे लगा। पीएम यूं नहीं बोलते हैं कि हम कितनी सीट पाने जा रहे हैं, कम से कम जब से मैं उनको देख सुन रहा हूं। और आपने भी ये देखा होगा कि वो सीटें नहीं बताते हैं। लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि हम 370 पा रहे हैं और एनडीए 400 पार जा रही है। अब ये किसी झटके से कम नहीं है, योगेंद्र यादव हो या गांधी परिवार हो। और वैसे भी गांधी परिवार और कांग्रेस के लिए एक झटका तो ये भी है कि बताया जा रहा है कि रायबरेली की सीट जो इस बार निकलने से रही, तो इसीलिए संभवतः सोनिया गांधी जो है वो राज्यसभा के रास्ते आएंगी, ये भी चर्चा है। जो भी हो, लेकिन ये जो 400 सीट का नारा प्रधानमंत्री ने दिया, इसने पसीने छुड़ा दिए हैं। अच्छा, अब जब 400 का नारा आया तो आप देखिए किस तरीके से तमाम बातें निकल कर आई। कहा जाने लगा कि नहीं नहीं, ये कैसे मुमकिन है। अब ये कैसे मुमकिन है, दरअसल वो रास्ता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे, उसको मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब ये विपक्षी एका का ताना बाना बुना जा रहा था, तो मोटे तौर पर आप ये देखें कि 4 राज्य रहे जिसको ये लोग मान रहे थे कि यहां से हम एक लकीर खींचेंगे, जिसमें एक बिहार, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा महाराष्ट्र। इनको लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा, कांग्रेस एक साथ आ जाएगी और यहां पर हम कुछ चमत्कार करेंगे। लेकिन देखिए, यहां पर इनके साथ सबसे बड़ा खेला हो गया। चर्चा है कि रालोद जो है वो भाजपा के साथ जा रही है और संभवतः 4 सीटों पर वो चुनाव भी लड़ेंगे। अखिलेश यादव के साथ 7 सीटों पर बात हुई थी, लेकिन अब 4 पर क्यों मान रहे हैं भाजपा के साथ, ये भी आप जान लीजिए। दरअसल 7 सीटें जो दे रही थी सपा रालोद को, उसमें वो अड़ी थी कि 4 हम अपना कैंडिडेट उतारेंगे। वैसे ही जैसे विधानसभा चुनाव में इन्होंने सीट दे दी थी, लेकिन अपने सिंबल पे लड़ा रहे थे, अपना उम्मीदवार उतार रहे थे। उसका आपको एक उदाहरण बताता हूं, पल्लवी पटेल वाला। तो ये इन्होंने कहा और बाकी 3 पे ये अपना उतारे। अब सब बड़ी बात यह है कि 7 तो हो गया, लेकिन जीतेंगे कितने। तो ये बात जो है, ये जयंत चौधरी को थोड़ा आप ये कहें कि जमी नहीं, क्योंकि अब इस 7 में से आपने 3 उनके दिए हैं और वो 3 कितने जीतेंगे इसमें संशय है। लेकिन भाजपा अगर 4 दे रही है तो जाहिर सी बात है 4 के चारों नहीं तो 3 तो जीत ही सकते हैं। तो ये जो एक कारण रहा जिसकी वजह से जयंत का मन खट्टा हो गया। और जयंत का मन खट्टा होने का मतलब, पश्चिम में जो एक चीज दिखाई दे रही थी कि यहां भाजपा की स्थिति गड़बड़ हो सकती है कुछ सीटों पर, वो मामला पूरा पलट गया। तो उत्तर प्रदेश से तो वैसे ही चले गए। बहन जी गठबंधन करने को राजी ही नहीं है, वो कह रही हम तो अकेला चुनाव लड़ेंगे। तो यहां इनको झटका लगा। लेकिन सबसे बड़ा झटका इनको लगा बिहार और महाराष्ट्र में। क्या हुआ महाराष्ट्र में, आप जो सोच रहे हैं उससे इतर बात चली गई है। वो क्या है, उस पर हम आए, उससे पहले बिहार पे बात कर ले। बिहार में आप देख ही रहे हैं, जो इस पूरे गठबंधन के सूत्रधार रहे उन्होंने ही छोड़ दिया भाजपा कांग्रेस।
का गठबंधन और चले आए एनडीए में। तो अब इन 40 सीटों पर जहां इनको लग रहा था कि भाजपा 10 से ज्यादा नहीं जीत पाएगी, वहां अब फिर से एनडीए जो है वो 40 की 40 सीटों पर दावा कर रहा है। तो यहां भी इनका मामला साफ हो गया। और बड़ी चीज ये देखिए कि इधर ये अपनी यात्रा निकालते हैं, राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और इधर ईंट खिसकना शुरू हो रही है। और मुझे लग रहा है जब तक गुजरात पहुंचेगी तब तक यूपीए में, क्योंकि अब इंडिया तो रहा नहीं, जो इन्होंने इंडी गठबंधन बनाया था वो तो ध्वस्त हो गया, तो ये जो इनका यूपीए है उसमें भी कोई बचेगा नहीं बचेगा, इसमें भी बड़ा सवाल है। और ये इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि जब ये इंडी गठबंधन की आधारशिला रखी गई थी तब कहा जा रहा था कि देखिए नीतीश जी आए हैं, और नीतीश जी चूंकि एनडीए में रहे हैं तो कई एनडीए के साथी जो है वो उनके टच में हैं और वो देर सबेर इंडी गठबंधन का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इसके उलट हो रहा है, यानी इंडी गठबंधन के कई लोग ऐसा लगता है कि नीतीश जी के टच में हैं और वो धीरे धीरे इंडी छोड़ एनडीए का हिस्सा बन जाएंगे। अब ये क्यों कह रहा हूं, तो अब महाराष्ट्र आ जाइए। महाराष्ट्र में दो बड़ी घटना हुई है। एक तो जो शरद पवार की घड़ी छिन गई और वो चली गई अजीत पवार के पास, यानी अब घड़ी जो है वो अजीत पवार लगाएंगे। कहने का मतलब ये है कि पार्टी और निशान वो सब चला गया अजीत पवार के पास और शरद पवार के हाथ में कुछ बचा नहीं। तो वो जो चाणक्य वगैरह थे वो तो बात अब आई गई हो गई। दूसरी तरफ देखिए कि उद्धव ठाकरे का भी मन डोल रहा है। यूं तो उद्धव ठाकरे यानी शिवसेना तो अब चली गई है एकनाथ शिंदे के साथ, लेकिन उद्धव ठाकरे का मन डोल रहा है। और उद्धव ठाकरे ने अभी पीछे 2 दिन पहले बयान दिया कि मोदी जी हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम अभी भी उस भगवा ध्वज को लेकर चल रहे हैं। अब ये बड़ा बयान है। अच्छा, ये आप देखिए, ये इस बयान का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उद्धव ठाकरे का भाजपा से संबंध बड़ा खराब हो चला, ये चर्चा भी रही। और उसकी बड़ी वजह जो है 2019 का विधानसभा चुनाव रहा। उस चुनाव में, चुनाव के नतीजों के बाद जिस तरह से शिवसेना अड़ी 2.5 साल वाले मसले पर, वहां बात खटाई में पड़ गई और फिर रूसी हो गई, यानी फिर तोड़ फोड़, वो इधर चले गए ये इधर चले आए, फिर महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी। तो इस दरमियान उद्धव ठाकरे का संबंध भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से खराब हो गया। अब क्या हो रहा है कि आप देखिए कि उद्धव ठाकरे और नीतीश कुमार की खूब बात होती थी और ये चर्चा भी है, खबर भी हुई थी इस पर। तो अब ऐसा लग रहा है कि उद्धव ठाकरे, आप ये कहें कि चूंकि नीतीश कुमार से उनका संबंध ठीक है, तो ऐसा लगता है कि नीतीश भी अब बैटिंग कर रहे हैं उनके लिए। और ऐसे कई लोग हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब ये जो रिवर्स गियर में चला गया मामला। पहले जो लोग कहते थे कि एनडीए के कई लोग हैं नीतीश के संपर्क में, तो इसे लग रहा है अब इंडी गठबंधन के कई लोग नीतीश कुमार के संपर्क में हैं और नीतीश कुमार जो उनको एनडीए का हिस्सा बनवा देंगे। तो ऐसी स्थिति में बचा क्या अब इंडी ब्लॉक में? वो ब्लॉक तो अब रहा नहीं, क्योंकि उधर नीतीश जी चले गए, इधर उद्धव ठाकरे कह रहे हैं हम आपके दुश्मन नहीं है, एनसीपी एनडीए का हिस्सा हो गई, बड़ी चीज है। शिवसेना जो बीच में टूटी थी वो भी एनडीए का हिस्सा हो गई, और उद्धव ठाकरे भी हो सकता है कुछ दिन में इधर ही आ जाए। तो ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, ये मालूम पड़ता है कि यहाँ पहुँचते पहुँचते इनके पास जो है कुछ बचेगा ही नहीं, और फिर कांग्रेस करेगी क्या? जहां तक बात पश्चिम बंगाल की है, तो पश्चिम बंगाल में तो ममता दीदी ने साफ घोषणा कर दी है कि कांग्रेस को 2 से ज्यादा सीटें हम देने वाले नहीं हैं और यहां हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, बाकी देश भर में इंडी गठबंधन लड़ेगा। हालांकि तब तक इंडी बचेगा या नहीं बचेगा ये भी एक बड़ा सवाल है। और यही वजह है कि ये जो पूरा इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम का नाक कान मुंह सब खड़ा हो गया है। उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, क्योंकि 24 ही नहीं, अब तो बात 29 की भी होने लगी है कि साहब 24 छोड़िए, 29 में भी ये लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब हम लोग 2024 का चुनाव कवर कर रहे थे तो कांग्रेस के लोग कह रहे थे नहीं नहीं हम तो अब 24 की तैयारी कर रहे हैं।
अब 24 में कह रहे हैं कि नहीं हम 29 की तैयारी कर रहे हैं, और 29 में कहेंगे कि हम जो है 34 की तैयारी कर रहे हैं। तो ये ऐसे ही करते रह जाएंगे। और हमको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं ना कि हम 47 में 100 साल पूरा करेंगे, तो वो लगता है कि 47 ही नहीं, आगे की, चूंकि पीछे अपने भाषण में उन्होंने कहा ही था कि हम 1000 वर्ष की जो है रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। अब आप देखिए वो कहाँ ले जाकर सोच रहे हैं, और ये अभी 5-5 साल आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। जो भी हो, एक बात तो तय माना जा रहा है कि 2024 में जो गठबंधन लड़ेगा उस गठबंधन के लिए अब कुछ बचा नहीं है। एक तरह से ये वॉक ओवर वाला मसला होगा। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि क्या कुछ होने जा रहा है। हाँ, एक बात और जोड़ दो इसमें कि अपनी हार को आसन्न खड़ा देखते हुए अब ये लोग ईवीएम पर टूट पड़े हैं, और उसमें उनको एक चंडीगढ़ वाला मसला मिल गया है। यानी आप ये कहें कि अपने खिसकते मताधार, जो जनाधार है, उस जनाधार में अपने लिए एक जगह ढूंढ ली गई कि नहीं नहीं तो ईवीएम हो जाता। और बड़ी चीज यह है कि जो लोग ईवीएम की बात करते हैं, मुझे लगता है उन्होंने 22 जनवरी का मंजर नहीं देखा। ये जो 22 जनवरी का मंजर रहा, जिसमें स्वघोषित छुट्टी थी कि राम आए हैं, उसी से यह बात स्पष्ट हो गया था कि ये फिर ईवीएम का रोना रोएंगे। लेकिन जो जिन लोगों ने वो 22 जनवरी का रोज देखा है, वो ये जानते हैं कि मसला ईवीएम का नहीं है। मसला यह है कि लोग कांग्रेस और उसकी अगुवाई वाले गठबंधन को देखना ही नहीं चाहते, बावजूद इसके कि कई तरह की विसंगतियां हैं। लेकिन कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम का और उसके गठबंधन का जो रवैया है, वो इन तमाम विसंगतियों के बाद भी आवाम को फूटी आंख नहीं भाता है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।